विमला के पास गाड़ी नहीं होती तो वो अपनी बैलगाड़ी बाहर से लेती है और उसमें बारी बारी कर कर उपलों को दुकान पर भेज देती है और भगवान को बोलती है, भगवान ये सारे उपले सही जगह पहुंचा देना, उस दुकान पर पहुंचा देना। वो घर आ जाता। एक छोटा सा गांव था पायलगंज। पायलगंज में एक सुरेश नामक व्यक्ति का घर, छोटा सा घर था। उसके साथ उसकी पत्नी रहती थी। वो एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे, बहुत इज्जत करते थे। दोनों एक दूसरे की राह पर चलते थे, एक दूसरे की बात मानते थे। परंतु समय ने ऐसा फेर लिया कि गरीबी के कारण सुरेश और विमला दुखी रहने लगे। सुरेश बोलता है, कब मेरे जीवन में उतार चढ़ाव खत्म होगी, कब मैं काम करूंगा। तो विमला बोलती है, कोई बात नहीं, कभी तो अच्छा दिन आएगा ना। एक दिन सुरेश अपने खेत पे से होके आता है, क्योंकि खेत पूरा तबाह हो जाता है, बारिश के कारण खेत खराब हो जाता है। तो वो दूध भी बेचता था। अब गाय दूध नहीं दे रही थी काफी दिनों से। वो दुखी हो जाता है। वो सोचता है, कोशिश करता हूँ दूध निकालने की। वो जैसे ही दूध निकालने की कोशिश करता है तो गाय दूध नहीं देती। उसे गुस्सा चढ़ जाता है। वो गुस्से में आके खड़ा हो जाता है और बोलता है, अब तुम भी मुझे धोखा दे दिया, पहले खेत ने मुझे धोखा दिया, अब तुम भी दे दो। फिर सुरेश शांत हो जाता है। फिर बोलता है, अरे मैं तुम पे गुस्सा क्यों निकाल रहा हूँ, मेरी किस्मत में यही लिखा है, नहीं कमाना। अब मुझे वक्त आ गया दूसरे शहर को जाने का, गांव को छोड़कर। दुखी होके वो अंदर आ जाता है और अपनी पत्नी से बोलता है, ये तुमने चारों तरफ उपले क्यों बखार रखे हैं? अब मैं वैसे भी गांव छोड़कर दूसरे गांव जा रहा हूँ, यहाँ पे काम कुछ नहीं बचा, हम खाएंगे क्या? और मैं तुम्हें लेके नहीं जा सकता, क्योंकि हाँ, तुम कहाँ कहाँ मेरे साथ जाओगी? सुरेश की पत्नी बोलती है, जहाँ आप हो वहीं मैं हूँ, जहाँ जो आप खाओगे मैं भी वो खा लूंगी, रूखा सूखा, पर मैं आपके साथ ही रहूंगी। सुरेश अपनी पत्नी की बात नहीं सुनता और वो ठान लेता है कि गांव छोड़ने के लिए। विमला तेज तेज रोने लग जाती है, दोनों रोने लग जाते हैं। उनको एक दूसरे से दूर जाने का गम होता है, परंतु पेट के कारण, रोटी के कारण जाना पड़ता है। अगले दिन सुरेश तैयार हो जाता है जाने के लिए, तो विमला बोलती है, रोते जाते टाइम रोते नहीं हैं। फिर सुरेश निकल जाता है। जैसे ही सुरेश निकलता है, पीछे से विमला रोने लगती है और भगवान से प्रार्थना करती है, भगवान मेरे पति की रक्षा करना और उनको अच्छा काम मिल जाना। वो जैसे ही गांव, दूसरे गांव पूछता है सुरेश, तो उसे एक ढाबा दिखता है, अनु ढाबा नाम से। लोग, बहुत भीड़ होती है लोगों की, लोग खाना खा रहे होते हैं। वैसे जैसे ही सुरेश उस ढाबे के पास पहुंचता है कि मैं कुछ खा लूंगा, परंतु ढाबा बहुत बड़ा होता है, महंगा देख के वो वहां पे से जाने लगता है। तो नाम पड़ता है अनु ढाबा। तो वो सोचता है, काश मैं अपनी पत्नी विमला के नाम पे भी ढाबा बनाऊं, परंतु मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं। तो वो ये सोचते और सोचते सोचते वो आगे निकल जाता है। फिर वो उस रईस सेठ के घर पहुंच जाता है, जो उसके दोस्त ने उसको पता बताया था काम के लिए। जैसे ही वो रईस सेठ के घर पहुंचता है तो घर देखता है, इतना सुंदर घर। वो कई बार रईस सेठ को आवाज लगाता है, रईस सेठ नहीं आता। फिर कई देर बाद रईस सेठ आता है और बोलता है, अरे अरे तुम कौन हो, मुझे बताओ, तुम कौन हो? वो पीछे खड़े हो जाता है। सुरेश फिर आगे आता है। सुरेश बोलता है, जी मुझे मदन ने भेजा है, मेरे दोस्त ने आपका पता बताया था कि आप काम देते हैं जो दुखी होता है। वो व्यक्ति बोलता है, हाँ, मैं काम तो देता हूँ, पर काम तुम्हें मन लगा कर करना होगा, तभी मैं तुम्हें तनख्वाह दूंगा। अगर तुम्हारी एक ऊंच नीच भी हुई तो तुम्हें कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी।
तुम्हें काम करना है आम बेचने का। जितने तुम आम बेचोगे मैं उतने पैसे दूँगा। जितने तुम आम बेचते जाओगे उतने मैं पैसे बढ़ाते जाऊँगा। हर महीने तुम्हें पैसे दूँगा, परंतु तुम भी अपना मन लगाकर करना काम। कल आ जाना, मैं तुम्हें सारे आम दे दूँगा और कल से ही तुम आम बेचना शुरू कर देना गाँव में। इतने में सुरेश बोलता है, ठीक है साहब, परंतु मुझे तनख्वाह दे देना, मुझे बहुत ज़रूरत है। कई लोगों ने मुझे धोखा दिया है। इश रईस सेठ के घर से आकर कमरे में जैसे ही आता है तो सबसे पहले भावुक होकर अपनी पत्नी विमला को खत लिखता है कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, एक पल निकलना मुश्किल हो गया है। दूसरी ओर विमला को खत मिल जाता है तो उसकी आंखों में अश्रु की धारा बहती है और सोचती है कि मुझे वो लेके क्यों नहीं गए। एक पल निकालना मुश्किल हो रहा है, अभी तो एक दिन ही बीता है। अब वो मुझे छोड़ के गए हैं, अब मुझे इन उपलों का कुछ करना ही होगा, कुछ बेचना ही होगा। मुझे गांव जाकर उपले बेचती हूँ, शायद कोई उपले ले ले और काम बन जाए। वो सोचती है मैं गांव में जाके उपले बेचती हूँ, कहीं कोई ले ले और पैसे दे दे और मेरा काम चल जाए तो मेरे पति फिर से आ जाएंगे यहाँ पे। ये रणनीति बनाती है और सारे उपलों को पैकेट में भर लेती है एक एक करके। फिर खड़ी हो जाती है एक बैग में कुछ उपलों को डालकर और सोचती है पहले मैं अपने घर के पास जो घर है उनसे पूछ लेती हूँ, कहीं वो उपले ले ले। ऐसा सोचकर वो घर के बाहर निकल जाती है। जैसे ही वो घर के बाहर निकलती है एक चाची के घर जाती है, परंतु वो चाची को कई बार आवाज लगाती है परंतु चाची नहीं आती, तो वो आगे बढ़ जाती है देने के लिए उपले। विमला आगे बढ़ती है तो वो दूसरे गांव में घुस जाती है। दूसरे गांव में एक अच्छी सी दुकान दिखती है, उस दुकान पे वो एक व्यक्ति बैठा होता है, वो दुकान पे लोगों को सामान देता है। वो व्यक्ति को विमला बोलती है, अरे भैया आपके दुकान पे कोई ग्राहक नहीं है, कैसे नहीं है, मैं आपको अपने गोबर के उपले देती हूँ। इतने में वो व्यक्ति बोलता है, अरे मुझे तेरे गोबर के उपले से क्या मतलब, मेरी दुकान पे ग्राहक मेरी किस्मत की वजह से नहीं आ रहे, उसमें गोबर के उपले क्या कर लेंगे। विमला बोलती है, नहीं बाबूजी, एक बार आप गोबर के उपले लेके देखिए, आपकी दुकान पे लाइन लग जाएगी और पहले खुद इस्तेमाल करके देखिए। गैस बहुत महंगी हो गई है, सिलेंडर बहुत महंगा हो गया है, तो आजकल के जमाने के लोग गैस यूज करते हैं, परंतु मैं बोलती हूँ एक बार मेरे उपले यूज करके देखो। वो व्यक्ति बोलता है, नहीं मैं तुम्हारे उपले यूज नहीं करूँगा, तुम पता नहीं क्या क्या मिलाती होगी उन उपलों में, कहीं आग लग जाएगी तो। विमला को मन ही मन हंसी आती है कि आजकल के लोग उपलों की कीमत कहाँ जाने, वो भूल चुके हैं उपलों की कीमत। वो व्यक्ति बोलता है, विमला वहाँ से नहीं जाती तो विमला की कई बार आग्रह करने पर वो व्यक्ति उपले ले लेता है, 5-10 उपले ले लेता है, वो भी 50 रुपए में। तो विमला को वो 50 रुपए दे देता है और बोलता है, ठीक है, अगर उपले अच्छे लगे तो मैं और उपले लूँगा तुमसे, पर मैं पहले खुद यूज़ करके देखूँगा। कुछ समय बाद में इतने में उस व्यक्ति की दुकानदार की पत्नी आ जाती है खाना लेके और बोलती है, जी सिलेंडर खत्म हो चुका है, आप 2 सिलेंडर क्यों नहीं रखते, सिर्फ 2 रोटी बनी है वो भी आपकी, अभी चंदू हमारा बेटा आ जाएगा स्कूल से, उसे मैं क्या डालूंगी, गैस खत्म हो चुकी है, अब मैं क्या करूँ बताओ। उसका पति ध्यान से सुन रहा होता है, सोचता है ये तो बहुत बड़ी आफत होगी, अभी की अभी गैस कैसे लेके आऊं। तो वो अपनी पत्नी को बोलता है, रुको मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम ये उपलों का यूज लो। एक औरत आई थी, वो बोल रही थी, उसने बड़ी बार आग्रह किया तो मैंने उपले रख लिए। वो बोल रही थी आजकल के लोग उपलों को भूल चुके हैं गोबर के, अब सिर्फ गैस को यूज करते हैं, तो मैंने उसकी बातों में आकर ये उपले ले लिए। अब तुम ये यूज करके देख लो, कहीं उसने हमको पागल तो नहीं बना दिया। वैसे भी मजबूरी है, गैस तो एकदम से मिलेगी नहीं। तुम इन उपलों को ले जाओ और चंदू की रोटी बना दो, जाओ जल्दी, चंदू
इंतज़ार कर रहा होगा। अगर अच्छे लगे तो मुझे बता देना, हम उससे और उपले ले आएँगे। उसकी पत्नी बोलती है, जी आप किस पे यकीन करते हैं? ऐसे कोई भी आपको दे जाएगा कुछ भी और आप ले लेंगे। वहाँ से चले जाती है उसकी पत्नी। जैसे ही वो उपलों में खाना बनाने लगती है तो उपलों को 3-4 घंटे हो जाते हैं। सिर्फ एक उपला ही सारी रोटी सब्जी सब बना देता है। तो दुकानदार की पत्नी चौंक जाती है, ऐसा कैसे हो सकता है? और बोलती है, अरे ये कैसे हो सकता है? एक उपले इतनी देर तक चले और सब कुछ तैयार हो गया, बाकी इतने उपले पड़े हैं। ये तो हमारी गैस बच इससे तो हमारे सिलेंडर की दिक्कत ही नहीं पड़ेगी। मुझे बाहर से सिलेंडर भी नहीं मंगाना पड़ेगा। अब से मैं ऐसे करती हूँ, उपलों का ही यूज लूंगी क्योंकि वो हमें सस्ता पड़ेगा। क्योंकि महंगाई बहुत है और सिलेंडर भी महंगा आता है, इससे तो उपले सस्ते हैं। वो औरत तो सस्ते उपले दे के गई है। ऐसा करना चाहिए मुझे, अब उपले मंगा लेने चाहिए। अचार 2000। वो रात को इंतज़ार करती है। वो सोचती है, देखो अब लाइट भी बंद हो गई। ऐसे ही लाइट भी बंद हो जाती है और बिजली का खर्चा इतना आता है और घर का खर्चा अलग, तो सिलेंडर का बचत हो जाएगा तो कितना अच्छा होगा। वो सोचने लग जाती है कि एक साथ ही उपले खरीद लूंगी। आज कितनी बचत हुई है, सिर्फ एक उपला लगा। इतनी देर में उसका पति आ जाता है। पति अपनी पत्नी को दुखी देखकर बोलता है, अरे तुम इतना दुखी क्यों हो, चिंतित क्यों हो? मुझे बताओ, मैं कुछ निवारण निकाल सकूं। और ये लाइट कैसे बंद हो गई है? सिर्फ दिए ही दिए जगह जल रहे हैं, कुछ दिख रहा नहीं था जब मैं आया था, चारों तरफ अंधेरा था। उसकी पत्नी बोलती है, जी मैं आपको यही तो बोलना चाहती हूँ। देखो लाइट भी बंद हो जाती है और खर्चा इतना आता है, राशन की दुकान भी नहीं चलती। अगर हम वो उपले अपनी दुकान पर बेचने के लिए ले आए तो कितना अच्छा होगा, लोग भी बहुत आएंगे। क्योंकि आज मैंने जिन उपलों में काम किया था जो आपने दिए थे उससे बहुत खाना बना और एक ही उपला काम में आया, इसका मतलब वो उपले अच्छे हैं। उसका पति चौंक जाता है और बोलता है, तुम सच कह रही हो? इसका मतलब वो औरत सही बोल रही थी, ये उपले बहुत अच्छे हैं। इससे हमारी गैस की बचत होगी, हम 2 दिन बाद में उसके घर जाएंगे। रात को सुरेश को नींद नहीं आती, उसको अपनी पत्नी की ही याद आ रही होती है। वो रो रहा होता है चांद को और तारों को देखकर कि मैं कब जाऊंगा इस गांव से, परंतु पहले मुझे अपनी पत्नी से वादा किया है कि कुछ कमा के जरूर लाऊंगा। दूसरी ओर विमला भी बाहर सो जाती है चांद को देखते हुए। उसे भी अपने पति सुरेश की बहुत याद आती है। वो भी रोती रहती है और अचानक उठ जाती है। उसे लगता है कि मेरे पति की आवाज़ है, परंतु किसी की आवाज़ नहीं होती। वो रोती ही रहती है सारे दिन अपने पति के गम में कि वो कब आएंगे, परंतु काफ़ी दिन हो जाते हैं वो आते नहीं हैं। कुछ दिनों बाद में विमला को वही दुकानदार की पत्नी आती है। विमला तब खड़ी होती है और बोल रही होती है, अब मैं इस उपलों का क्या करूँगी, मैं इन उपलों को फेंक दूँगी, कोई काम के नहीं है ये उपले, कोई काम नहीं आए। रोने लग जाती है, अपने भाग को कोसने लग जाती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। वो औरत विमला को देख लेती है रोते हुए और इसके पास आती है और विमला के आंसू को देखती है तो बोलती है, विमला तुम रो रही क्यों हो? तुम अपने आंसू पोंछो, अब तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है, तुम रो मत। और मुझे मेरे पति ने बताया कि तुमने जो उपले दिए थे वो बहुत अच्छे हैं। तो विमला बोलती है, मैडम आप क्या बात कह रही हैं, वो उपले अच्छे हैं। हाँ विमला, वो उपले बहुत अच्छे हैं, मैंने एक उपलों से कितना खाना बना लिया। तो मैंने सोचा वैसे भी सिलेंडर बहुत महंगा है तो उपले सस्ते भी हैं, तो काफ़ी उपले ले लूँगी और बाज़ार में भी बेच दूँगी जिससे मुझे मुनाफा होगा, प्रॉफिट होगा। तो कृपया करके मुझे उपलों का एक पूरा ट्रक भर के दे दीजिए, बना लेना उपले, वो भी पैकेट सहित, पैकेट में डाल के दे देना।
तो विमला को यकीन नहीं होता। वो बोलती है, मैडम आप सच बोल रही है ना, आप भी मुझसे मजाक तो नहीं कर रही। वो औरत बोलती है, नहीं विमला, मैं तुमसे कोई मजाक नहीं कर रही, मैं सच बोल रही हूँ। अब तुम्हारी तकदीर बदल गई है, तुमने बहुत मेहनत की है, तुमने बहुत संघर्ष किया है। विमला भगवान को धन्यवाद कहती है और अगले दिन बैलगाड़ी भोरों की उपलों के भर के भेज देती है उस दुकान पे, क्योंकि उसके पास कोई गाड़ी तो नहीं होती, इसलिए वो बारी बारी करके उपलों की बैलगाड़ी पर भेज देती है और भगवान से धन्यवाद कहती है, भगवान कि पहला ऑर्डर हो गया, कृपया करके अच्छा हो जाए। घर में आती है, रात हो जाती है और अपनी गाय को बोलती है, हे बहना, हमने तुम्हें कितना गलत समझा, देखो कितना बड़ा ऑर्डर आया है तुम्हारी वजह से। अब ये खुशी मेरे पति सुनेंगे तो वो कितना खुश होंगे कि अब कोई कमी नहीं है, अब पैसे ही पैसे होंगे, हमारे दुखी के बादल छट गए हैं, ये तुम्हारी वजह से ही हुआ था। मैंने सोचा था कि तुमने दूध नहीं दिया, अब हम क्या करेंगे, परंतु पता थोड़ी था तुम्हारे गोबर की वजह से इतना कुछ हो सकता था। मैं तुम्हें कैसे धन्यवाद करूं। विमला अपनी गाय के सिर पे हाथ फेरती है और अपने पति की राह देखती है, रात को हर रात को अपने पति की राह देखती है। दूसरी ओर सुरेश अपने मालिक के घर जाता है और बोलता है, मालिक अब दे दो आम की एक टोकरी दे दो, आज मैं बेच आऊँगा पूरे आम, पूरी पूरी टोकरी बेच आऊँगा। तो रही सेठ उसे आम की टोकरी दे देता है, परंतु आम बहुत खराब होते हैं अंदर से उनमें केमिकल दे के बड़ा किया होता है, वो सबको पागल बनाता है, कई लोगों को ऐसा झांसा दे के आम पे बेच देता है। अब उसने सुरेश को बेचने के लिए भेज दिया आम को। इतनी देर में थोड़ी देर बाद सुरेश लोगों को लेके आ जाता है। वो व्यक्ति बोलता है, रही सेठ, तुम आम बेचा? कितने की कमाई हुई, दो मुझे कितने की कमाई हुई। इतने में गांव वालों को बहुत गुस्सा चढ़ता है उस रही सेठ की बातों को सुनकर। फिर सुरेश बोलता है, आप किससे उम्मीद कर रहे हो, मुझसे उम्मीद कर रहे हैं, आपने मुझे धोखा दिया है, आप लोगों को गंदे आम खिलाते हो, आपने केमिकल के आम खिलाए, बड़े किए केमिकल डाल डाल के और लोगों को खिलाते हो। हमें गांव वालों ने बताया कि आप लोगों को धोखा देते हो, लोगों से पैसे हटते हो, लोगों को ज़मीन ले लेते हो। मुझे पता होता कि मुझे इस घर में काम करना है, ऐसे बेईमान व्यक्ति के घर में काम करना है, इसके आम बेचने हैं, मैं कभी नहीं करता। जो दूसरा का नहीं हो सकता वो लोगों को क्या पैसे देगा, क्या गरीबों की मदद करेगा। मैं नौकरी छोड़ के जा रहा हूँ यहाँ से। सुरेश अपने घर आ जाता है और रोने लगता है। वो सोचता है, अब इस व्यक्ति ने भी मुझे धोखा दे दिया, अब मैं अपने घर ही जाता हूँ, रूखा सूखा खाऊंगा, अपनी पत्नी के साथ तो रहूँगा ना, दिन प्रतिदिन घुटूंगा तो नहीं। वो अपने गांव को जाने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी ओर सुबह उठ के वो विमला सोई होती है, तो जैसे विमला सोचती है अचानक उसे आवाज आती है, विमला विमला। तो विमला सोचती है, मुझे हमेशा सपना आता है कि मेरे पति आ गए हैं। फिर वो जैसे ही देखती है अपने पति को सामना खड़े पाकर, वो अचानक खड़ी होती है और रोने लग जाती है। इतने में सुरेश बोलता है, विमला तुम रो रही क्यों हो, अब तो मैं आ गया हूँ, अब रोने की क्या बात है। इतने में विमला बोलती है, आप मुझे छोड़ के क्यों चले गए थे, मुझे पल पल दिन निकलना मुश्किल हो गया था, मैं आपके साथ खुशियाँ भी नहीं बांट सकती थी, हमारे साथ कितना अच्छा होने वाला था। इतने में सुरेश बोलता है, अरे विमला मैं तुम्हें क्या बताऊं, उसने जो रईस सेठ है उसने धोखा दिया है गांव वाले को और मुझे भी। वो लोगों को नकली आम बेचता था, दवाई वाले आम, जिससे आम बड़े होते थे और लोग बीमार पड़ते थे, उनसे पैसे हटता था। उधर से विमला बोलती है, आप चिंता मत करो, अब दुख के बादल छट गए हैं, अब हमारे पास पैसे ही पैसे हो गए हैं, अब हमारा एक बड़ा ऑर्डर भी हो गया है। ये जो उपले हैं
उनको मैंने बेच दिए हैं और इससे हमें 1 लाख का ऑर्डर मिला है और वो ऑर्डर पूरा भी हो गया है। मैडम आने वाली है पैसे लेके, क्योंकि उनको उपले बहुत अच्छे लगे। तो सारी बात सुन के सुरेश चौंक जाता है कि मेरी पत्नी ने इतना बड़ा काम कर दिया, उसने मेरी ज़िंदगी ही बदल दी, गरीबी से निकाल कर मुझे कहाँ पे पहुँचा दिया। इतने में सुरेश बोलता है, ये तुम्हारी मेहनत का ही फल है। इतनी देर में ही वो खाना खा रहे होते हैं, इतनी देर में वो औरत आ जाती है, दुकानदार की पत्नी, और उन्हें 1 लाख का बैग दे देती है, 1 लाख के पैसों का बैग दे देती है और बोलती है, मेरी दोस्त है, उसके घर में हवन है, तो उसने बोला है मुझे 10,000 के और उपले बना के दो, तो परसों तक उपले बन जाने चाहिए और मुझे 1 लाख का और उपले बना के दो मुझे भी। मेरी दुकान बहुत तेज़ चलने लगी है, उपले बहुत लोग खरीदने लगे हैं और तुम्हारी बहुत बढ़ाई कर रहे हैं लोग। कुछ समय बाद उन्होंने एक विमला ढाबा नाम से एक ढाबा खोला, जो कि विमला उसकी पत्नी का नाम था, सुरेश की पत्नी का नाम था। विमला ने अपने पति और अपनी किस्मत बदल दी एक कोशिश से, एक गोबर के उपलों से उनकी किस्मत बदल गई, किस्मत चमक गई। ये कहानी हमें ये प्रेरणा देती है कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, काम काम होता है। जैसे सुरेश की पत्नी विमला ने अपने और अपने पति की किस्मत चमका दी सिर्फ एक गोबर के उपलों से, वैसे ही काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, बस एक शुरुआत चाहिए और अच्छा हमसफर जीवन साथी चाहिए। ऐसी अमेजिंग मॉरल स्टोरी के लिए ब्रिटी पॉप को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।